स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, आपका क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आज जो है टॉपिक आज करने के बाद हम लोग करेंगे। पहले आज टॉपिक कर लेते हैं। ओके, पहले अपना जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कर लेते हैं। और गाइस, अगर आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर इस तरीके से रिस्पॉन्स रहा तो फिर हम ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है? बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी ये लगे कि कोई क्लास इसलिए मिस करे या क्लास में बैठ के कि हमारे 15 मिनट या 20 मिनट जो है वो ख़राब हो रहे हैं। अगर ऐसी किसी को फीलिंग आ रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, करने का। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन स्टूडेंट एंड टू स्टूडेंट ना, आई हैव टू सी कि बाकी क्या चाह रहे हैं। अब कोई लिखना नहीं चाह रहा तो मैं ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के तो नहीं लिखवाऊंगी ना। और अगर पढ़ के नहीं करेंगे तो फिर इसका फ़ायदा भी नहीं है, 15-20 मिनट लगाएगा। मैं अपना सिलेबस अपनी कॉस्ट पे डिले कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फॉर इट ऑनेस्टली। एक्स्ट्रा क्लासेस का भी आई वोंट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो वो फ्रूटफुल तभी होगा जब आप लोग उतना मुझे रिस्पॉन्स दें। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं। और रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं होता है कि 2 बच्चे 3 बच्चे हमेशा नहीं, यार सबके पास एटलीस्ट ड्राफ्ट तो होना चाहिए। इस बहाने आप लोगों को अगर कायदे से जो क्लास के साथ चल रहा है या ईमानदारी से काम कर रहा है तो 1857 के बाद के सभी टॉपिक आप लोगों के ना जितने अभी तक है वो रिवाइज हो चुके होने चाहिए। क्योंकि डेली का एक टॉपिक आप लोगों को दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि रिविजन भी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। पर अगर आप कर नहीं रहे हो तो फिर उसमें तो किसी की क्या गलती है। और इस वजह से क्लास में नहीं आ रहे हो तो भी बहुत गलत है ये तो। चलिए क्वेश्चन करिए। डिस्कस द इमरजेंस, सिग्निफिकेंस एंड डिक्लाइन ऑफ होम रूल लीग। सिंपल क्वेश्चन। होम रूल लीग के उदय, होम रूल लीग के उदय, महत्व और पतन के कारणों पर चर्चा कीजिए। कल आप लोगों की क्लास में गांधी जी हो गया था डिस्कस। लास्ट में करेंगे क्वेश्चन को, अभी लिख के रखिए। पहले हम लोग अपना टॉपिक कर रहे हैं आज का। कल आप लोगों की क्लास में गांधी जी के बारे में डिस्कस कर लिया था। उनके साउथ अफ्रीका में जो भी उन्होंने काम किए थे, जो एक्सपीडिशंस थे, वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग गांधी जी के सत्याग्रह उनके मेथड को हम सत्याग्रह कह सकते हैं। जैसे उग्रवाद से जोड़कर हम नरम दल वालों को देखते हैं, गरम दल वालों को देखते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट को देखते हैं। वैसे ही जब सत्याग्रह की बात आती है, सत्याग्रह ऐसे टेक्निक, एक तकनीक या एक मेथड की बात आती है, तो तब हम गांधी जी को देखते हैं। तो अब सत्याग्रह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और जो गांधी जी के भारत में शुरुआती आंदोलन हुए, जैसे चंपारण में, अहमदाबाद, फिर खेड़ा, और इसके अलावा रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग, आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे। और कल हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ तक कंप्लीट करेंगे गांधी जी, ठीक है? एक सेकेंड। चलिए
अभी तक हम लोगों का क्या डिस्कस हो चुका है, हमारा डिस्कशन हो चुका है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने बात करी थी कि वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन क्यों किया गया था, ताकि कुछ पॉलिटिकल गेन मिले। पॉलिटिकल गेन इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट बताइए, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज के रूप में। लेकिन अंग्रेजों का क्या रुख था, गाजर और लाठी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। देखो ये एक बड़ा अच्छा कीवर्ड है, इसको आप अपने पास कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर दैट मैटर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इज बेसिकली अ मोटिवेशनल मेथड, काम कराने का एक तरीका, कुछ चीज़ का लालच देना, ज़्यादा बोले तो डंडा लगा देना, दैट इज कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। तो कैरेट के रूप में हमने देखा था, हम सीधा ब्रिटिश रिस्पॉन्स पे आते हैं। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है ना, ये हमारी कैरेट थी। और स्टिक के रूप में हमने देखा था रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट। कोई मुझे ब्रीफली बताएगा व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, कल डिस्कस हुआ है क्लास में। बिल्कुल, विदाउट ट्रायल किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। एक स्पेशल कोर्ट जिसमें जनरली हाई कोर्ट के 3 जजेस होते थे वो क्रिएट करी जाएगी ताकि जल्दी से जल्दी जो है ट्रायल करी जा सके, मुकदमा चलाया जा सके और फैसला सुनाया जाए। और केवल संदेह हो जिस पे उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। राजनीतिक जो प्रिजनर्स हैं उनके बारे में ये चीज है। और दूसरा, जो कोर्ट गठन जिसका करा जाएगा सजा देने के लिए, उसके खिलाफ देयर विल बी नो अपील, कोई अपील नहीं हो सकती है। यही था रॉलेट एक्ट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को एक्सटेंड करने के लिए, जो कि आपके 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे लगाया गया था, जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनके ऊपर भी जो है कमान कस दी गई थी। और दूसरा हम लोगों ने बात करा था हेबियस कॉर्पस का। मैंने बताई थी कल ये बात, हेबियस कॉर्पस जिसको हम सिविल राइट या सिविल लिबर्टी में देखते हैं, यानी कि लोगों की एक तरीके से जो उनका मानव अधिकार होता है, एक सिटीजन्स का जो राइट होता है, उसके सीधा सीधा ये अगेंस्ट जा रहा है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट वाज देयर, स्टिक, इतना डिस्कस हुआ। और हम लोगों ने मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अच्छे से डिस्कस करा, इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी हमने वो सब डिस्कस कर दी, इतना हुआ था क्लास में। इसके अलावा मैंने फिर आप लोगों का गांधी जी पढ़ाया, और गांधी जी का हम पहुंचे थे साउथ अफ्रीका, करेक्ट, साउथ अफ्रीका तक। अब मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि कल हमने गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा, तो आपको क्या लगता है कि गांधी जी ने जो भी काम साउथ अफ्रीका में करे, अगर एक स्टेटमेंट में बोला जाए तो दैट वाज अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और साउथ अफ्रीका इज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द गांधीयन मेथोडोलॉजी which is later to be used in Indian national movement. साउथ अफ्रीका गांधी जी की जो सत्याग्रह तकनीक है, या गांधी जी की जो भी तकनीक है जिसे वो भारत में आगे चल के आजमाने वाले हैं, उसका एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। समझ रहे हो, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना, छोटे लेवल पे फेल हुआ, पास हुआ, और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं वो एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। कैसे, अगर ये क्वेश्चन हो या चर्चा की गई इस चीज के ऊपर, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साउथ अफ्रीका में गांधी के एक्सपीडिशंस का या उन्होंने जो मूवमेंट चलाए उनका भारत के लिए क्या महत्व है, ऐसा कुछ आपसे पूछ लिया जाए। कल हमने सब करा डिस्कस, लिखने वाली सारी चीज लिख ली साउथ अफ्रीका को लेके। अब इसमें समझने वालों में क्या क्या समझ में आया, कोई बताएगा? एनी ट्राई, बोलो। इससे क्या हुआ? साउथ अफ्रीका से शुरू आ गए, ठीक है, सही जा रहे हो, सही पढ़ रहे हो, थोड़ा और चलिए आगे। गाइस, गांधी जी ने जो भी साउथ अफ्रीका में किया उसका क्या महत्व हो सकता है?
मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। गांधी जी ने जो यहाँ पे आंदोलन चलाए थे, ठीक है, सर्टिफिकेट को लेके हो, चाहे मैरिजेस को लेके हो, चुंगी कर को लेके हो, वहां सिविल डिसोबीडियंस का भी टेस्ट हुआ, अहिंसा का भी टेस्ट हुआ, और एक नई तकनीक जो उन्होंने निकाली अपनी राइटिंग से और अपने साउथ अफ्रीका के जितने भी उनके एक्सपीरियंस से उनसे, वो थी सत्याग्रह। तो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा मासिस के ऊपर उनका विश्वास था, वो विश्वास उनका साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में मिला, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब लोग जो होते हैं उनमें सेल्फ सेक्रीफाइस की, आत्म बलिदान की जो भावना होती है बहुत ज्यादा होती है। और भारत में आके, भारत जिसकी भौगोलिक स्थिति इतनी बड़ी है, ज्योग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है, एकदम से वहां की लीडरशिप संभालने से पहले साउथ अफ्रीका में वो अपनी लीडरशिप का लोहा मनवा चुके थे। वो बहुत सक्सेसफुली साउथ अफ्रीका में इंडियन के कॉजेस को सॉल्व कर चुके थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो चुके थे, और सक्सेसफुली उन्होंने ये दिखा दिया था कि अहिंसा या नॉन वायलेंस और लोगों को साथ लेके ढंग से चलने पर बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झुकाया जा सकता है। इसमें इतना क्या सोचना, ये तो था ही, तो ऐसे कैसे ब्लैंक हो गए सब? कल सुना नहीं? ये सब डिस्कस हुआ है, कल हुआ है ना, बातें हुई हैं इस बारे में। फिर अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप लोग इतना पीछे कैसे रह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, पीटी कहीं के भी निकल जाते हैं, मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के लिए थोड़ा सा लॉजिकल होना जरूरी है, रट्टा मारना आसान है, थोड़ा सोचा कीजिए। मैं यही तो बोल रही थी, और मैंने कल जब क्लास छोड़ी थी तो मैंने आपसे ये बात कही तो थी कि साउथ अफ्रीका में तो आप लोगों ने थोड़ा सोचा नहीं उस बारे में? नहीं तो बात वो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है, आई गेस कि आप लोगों को, अब मुझे बाकी क्लासेस का नहीं पता, पर मेरी क्लासेस में शायद मैं फैक्ट्स कम कराती हूँ और मैं चीज़ों को समझाती ज़्यादा हूँ। ऐसा मैं पर्सनली फील करती हूँ कि मैं जितना डिटेलिंग दे सकूँ और किसी भी चीज़ के जितने एस्पेक्ट्स निकाल के आप लोगों के सामने रख सकूँ, मैं उतने रखती हूँ। अब वो तो फिर अंडरस्टैंडिंग अब तक तो बन जानी चाहिए। आप लोगों को मेरी क्लासेस लेते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं हम लोग। इतना तो मतलब ये बड़ी बेसिक चीज़ है। मासेस का पार्टिसिपेशन था, तो मास पार्टिसिपेशन एक वो चीज़ सीखी गई, वहाँ पे लीडरशिप को हैंडल किया, तो यहाँ लीडरशिप को उन्हीं क्वालिटीज़ को यूज़ करा। इन्हें ये भी पता चला कि कई बार एक लीडर को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सब लोगों की भले ही हित में ना हो, लेकिन वो से लेने पड़ते हैं, अगेंस्ट जाना पड़ता है। कितने सारे लोगों को, मतलब कि ग्रुप्स को, एक लीडर को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने जो भी काम करे उन्हीं की देन है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने आश्रम खोले, उन आश्रम से समाज कार्य का, सोशल वर्क का काम किया जाता था। सेम आश्रम इंडिया में खोले गए, आश्रमों के कल नाम लिखवा दिए थे। फिर हाँ, 2 आश्रम। चलिए अब आगे चलते हैं, तो सत्याग्रह के बारे में हम लोग बात करते हैं। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह सत्य का आग्रह, यानी कि अपने सच पे, अपने ट्रुथ पे टिके रहे, दैट इज सत्याग्रह। कोई चीज जो आपको लगता है वो सही है, वो ट्रुथफुल है, वो सच्ची है, उस पे टिके रहना। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखो, अगर हम हिस्टोरिकल और अपने मतलब एक आंसर के फॉर्म में इसको देखें, तो सत्याग्रह को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? सत्याग्रह वो तकनीक थी, ठीक है, अंग्रेजों का विरोध करने की अहिंसक तकनीक, जिसका उपयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम
दक्षिण अफ्रीका में किया। सिंपल, इट वॉज अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट टेक्निक ऑफ गांधी जी विच ही यूज्ड इन साउथ अफ्रीका। चाहो तो लिख लो, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो अंग्रेजों की पॉलिसीज का विरोध करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ था वो सत्याग्रह थी। और कैसी तकनीक थी ये? अहिंसक, नॉन वायलेंट टेक्निक। अब अगर सत्याग्रह के प्रिंसिपल देखें कि सत्याग्रह किन सिद्धांतों पर आधारित है, ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, आई एम श्योर ऑफ इट, ये आपकी बुक में नहीं गिवन है। इस तरीके से थोड़ा बहुत गिवन है, थोड़ा सा समझो इसको, हो सकता है आप लोग के काम आ जाए। मैंने भी पिछले कई नोट्स में से निकाले हैं ये। तो 3 प्रिंसिपल्स पे एक इंडियन एक्सप्रेस में 2020 में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था गांधी जी के ऊपर, वहां से ये वाला पॉइंट लिया है। तो क्रेडिट गोज टू इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, ये मेरा पॉइंट है। तो 3 प्रिंसिपल्स या 3 सिद्धांतों के ऊपर सत्याग्रह आधारित है। एक तो है आपका सत्य, दूसरा अहिंसा, और तीसरा तपस्या। ठीक है, दीज आर द थ्री प्रिंसिपल्स, 3 सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा और तपस्या। जब हम इस सत्य वाले प्रिंसिपल को देखते हैं तो सत्य वाले प्रिंसिपल का मतलब है कि आपका जो सिद्धांत है, आपकी जो मांग है वो सच्ची होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ठीक है, ट्रुथफुलनेस, आपका जो भी मतलब संकल्प है, जो भी आपने सोचा है, या आपने जो आप जो भी कहते हैं डिमांड रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंग्रेज, गांधी जी का यहाँ तक कहना था जिन चीजों में अंग्रेज सही लगते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज अंग्रेज जो है वो आपके शासन करते हैं, अगर आप उनका विरोध कर रहे हैं सही बात का भी, तो आप गलत हैं। तो उसी बात का विरोध करना जो आपको पता है, जो आपको लगता है कि वो सही है। ठीक है, सत्य का मतलब ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, सही चीज का विरोध। दूसरा अहिंसा, सब जानते हो, नॉन वायलेंस, किसी भी दूसरे को हानि ना पहुंचाना, अहिंसा। तपस्या, तपस्या का मतलब ये है अपनी बात या अपना सच, अपने सत्य पे टिके रहने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए उसके जो भी परिणाम होते हैं, जिसके अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध आप ये बात रखते हैं, उसके जो भी परिणाम हैं, उन परिणामों को सहन करना, उन परिणामों को टॉलरेट करना, उन्हें सहन करना, बिना जो व्यक्ति जो गलत कर रहा है उससे घृणा करे। ठीक, गलत से घृणा करना, लेकिन गलत व्यक्ति से घृणा नहीं करना, दैट इज तपस्या। क्लियर है? तो आपको ये भी अभी बात समझ आएगी कि जो ये सत्याग्रह टेक्निक है ये बहुत सारी फिलॉसफीज पे डिपेंडेंट है। हमारी गीता के सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जो ये टेक्निक है, गीता के सिद्धांत आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारा जो इंडियन कल्चर या हमारा जो रिलीजन रहा है, जैसे क्रिश्चियनिटी का, बुद्धिज्म, उनका आपको इसमें देखने को मिलता है, फिनांस। ठीक है, तो ये हुए इसके प्रिंसिपल। और जिस फिलॉसफी पे ये बेस्ड था, फिलॉसफी, दर्शन, कि बुराई को या evil could be resisted or could be changed by a non-violent resistance। ठीक है, बुराई को अहिंसक प्रतिरोध द्वारा हराया जा सकता है। Evil could be countered with the non-violent resistance। ठीक है, अब इसके बेसिक टेनेंट्स, यानी जो एक सत्याग्रही था उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, क्या विशेषता थी, वो हम लोग एक देखते हैं। पहली चीज तो इसमें थी
आप लोग के प्रीलिम्स में तो खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने पास थोड़ा इसको लिख के जरूर रखेंगे, बाकी एड ऑन आप अपनी तरफ से चाहे कुछ चीज़ में कर सकते हैं। बेसिक टेनेट्स या विशेषताएं कुछ भी। पहला कि जो सत्याग्रही है, ठीक, वो सत्याग्रही किसी भी गलत बात या गलत चीज के आगे अपने फायदे के लिए या किसी भी चीज की वजह से झुकेगा नहीं, और उसका जो सत्य है, उसका जो पॉइंट है, जो उसकी बात है, उस पर वो टिका रहेगा। ठीक है। सो गांधी जी का पहला ये था सत्याग्रह में, दैट अ सत्याग्रही वाज नॉट टू सबमिट बिफोर रॉन्ग, गलत के सामने झुकना नहीं है। जो सत्याग्रही का सच है, जो ट्रुथ है, उस पे वो टिका रहेगा। अब यहाँ दूसरा इन्होंने एक पॉइंट बोला, जो बात हमें कही जाती है सत्याग्रही के बारे में, सत्याग्रह की दूसरी चीज की विशेषता थी कि जो इसका मेथड या प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, पर मेथड क्या इस्तेमाल करना है। एक आपको पता, आप नॉन वायलेंट तो हैं, तो आप नॉन कॉपरेशन, बॉयकॉट, स्ट्राइक, फास्टिंग, सिविल डिसोबीडियंस, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से, अगर क्वेश्चन ऐसा ना, व्हाट वर द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह, मेथड क्या क्या अडॉप्ट किए जाते थे, तो वैसे हम आगे देखेंगे, हमारे पास और भी आ जाएंगे। बट नॉन कॉपरेशन जानते हैं आप, असहयोग करना, बहिष्कार करना, हड़ताल करना, फास्टिंग करना, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा करना। ठीक। तीसरा इसमें जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक सत्याग्रही है, उसको जो भी सजा मिले, अपना कोई भी मतलब बात रखने की जो भी सजा मिले, ये बात हमारी हो गई है डिस्कस, उसको उसे एक्सेप्ट करना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गांधीयन टेक्निक और एक्सट्रीमिस्ट टेक्निक में फर्क आ जाता है। जहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं मंडाले का, जो आपका रैंड मर्डर कॉन्स्पिरेसी थी, जिसमें तिलक को भेजा गया था जेल में, मंडाले जेल में उन्हें भेजा गया था। तो जब उनसे केस के बारे में पूछा गया था कि क्या आपने जो आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल कुछ ऐसी भावना भड़काने के लिए लिखा है, तो उन्होंने साफ डिनाई किया। ठीक है, उन्होंने साफ डिनाई किया था, जो मैं आपको उस वक्त भी चीज बता रही थी। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि जो आपका ट्रुथ है, जो आपका सत्य है, आप उसके साथ स्टैंड करो। अगर आपने ऐसा किया है तो आप उसको मानो कि हाँ मैंने ऐसा किया है, और आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहें वो पनिशमेंट मैं लेने को तैयार हूँ। तो यानी कि अगर यही एक डिफरेंस जो है वो हमें गांधी जी और पहले के जो मूवमेंट है उनमें देखने को मिलता है। जब कभी गांधी जी को मान लीजिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता, तो जब उनकी ट्रायल होती और उनसे पूछा जाता कि क्या आप जो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने किया है, क्या आपने नमक बनाया था, तो वो कहते थे कि हाँ मैंने बनाया था। वो कभी डिनाई नहीं करते थे, बोले मैंने बनाया था क्योंकि आपका कानून गलत है, आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दो। अब थोड़ा सा हटके इस चीज को सोचो, ये चीज फिलोसफिकल उतनी नहीं है जितनी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल है। जितनी ये चीज पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल है, एक तो कॉन्शियसनेस ज्यादा जाएगी लोगों में, पता चलेगा एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है। दूसरा, अगर कोई आंदोलन नॉन वायलेंट होता है, ठीक है, अहिंसक होता है, और जब लोगों को कहा जाए कि भाई तुमको जेल में डाल देंगे, तो बोले ठीक है डाल दो जेल में, कोई बात नहीं, पर लेकिन हम अपनी बात तो कहेंगे। तो गवर्नमेंट जो होती है वो खुद असमंजस में पड़ जाती है कि उसे टैकल कैसे किया जाए। कोई भी आंदोलन अगर हिंसक हुआ, कहा जाएगा आगजनी कर दी, नुकसान कर दिया। मीडिया में या जैसे अंग्रेजों की ब्रिटेन में, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो बताएंगे कि देखो कितने वायलेंट थे। लेकिन 4 लोग बैठ के अगर प्रेयर कर रहे हैं और उनपे आके अगर गोलियां चला दी जाए,
ये सत्याग्रह की, उस वक्त के लिए बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक थी। फिर कई लोग होते हैं, अब सीधी सी बात है, उद्योग धंधे कहीं पर वायलेंस होती है तो घर भी जलते हैं, अगर ट्रेन बंद हो जाती है तो लोगों का माल भी ठप पड़ जाता है। तो इस चक्कर में लोग जो हैं वो ज्यादा ज्वाइन नहीं करते। लेकिन आप बोलो कि हम शांतिपूर्वक तरीके से सही बात रखेंगे और आपका जो लीडर है उसको जब लेके जाया जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा किया, वो बोलते हैं हाँ हमने किया क्योंकि आप यहाँ गलत हैं, तो लोगों को और मोटिवेशन मिलती है उसकी, लोग और जुड़ते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, और एक जो इसमें मेन था, that end could not justify mean। अगर आपका जो उद्देश्य है वो सही है तो भी आप उसे पूरा करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, इनकी विचारधाराओं में हमें अंतर देखने को मिलता है। और आप लोगों को मैं एक रियलिटी चेक देती हूँ, इसे सत्याग्रह वाले टॉपिक से दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंस बिटवीन दी आइडियोलॉजीज ऑफ गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, बहुत क्लियर कट। जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट करेंगे तो मैं वहाँ थोड़ा ब्रीफिंग आपको उसकी जरूर दूंगी, लेकिन ये एक मेन पॉइंट था जहाँ पे दोनों जो उनके बीच में हमें टकराव, एक फ्रिक्शन देखने को मिलता है, गांधीयन आइडियोलॉजी और बोस आइडियोलॉजी। और यहीं पर मैंने आपको एक्सट्रीमिस्ट से या मॉडरेट से कैसे डिफरेंट है वो भी बता दिया। अगर ये पूछा जाए कि गांधी जी जो है वो ना तो मॉडरेट थे या ना और ना ही एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन दोनों से प्रभावित, फिर भी दोनों से अलग, तो ये कुछ कहना गलत नहीं होगा। मॉडरेट से अलग है क्यों बताओ? मॉडरेट नो, मॉडरेट को मार्क्सिस्ट में विश्वास नहीं था। यार आप लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ या क्या कर रहे हो? मैंने क्या बताया, गांधी जी को मार्क्सिस्ट की कैपेसिटी पे, लोगों पे भरोसा था, मॉडरेट को लोगों पे भरोसा नहीं था। तो मॉडरेट और गांधी जी में डिफरेंस समझ में आया। एक्सट्रीमिस्ट के साथ उनका डिफरेंस क्या, जो भी रॉन्ग डूइंग है, ठीक है, जो भी मतलब उनको दिया जाएगा, आप अगर आप विरोध कर रहे हो उसके बदले में जो भी सजा मिलेगी आप उसे रेडिली एक्सेप्ट करेंगे, नो हेटेड। इतनी कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत सपोर्ट फिर भी करते थे, बट गांधी जी वॉज स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट। तो वो पूरी तरीके से नॉन वायलेंट थे। ये बात किसके साथ जाके चली गई? मॉडरेट जैसी, मॉडरेट वर नॉन वायलेंट, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अतिरिक्त संवैधानिक कहते हैं ना मेथड्स, उनका इस्तेमाल करके, उन तरीकों का इस्तेमाल करके जो है स्वराज पाना चाहते थे। गांधी जी सेम एज एक्सट्रीमिस्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की बात करते हैं, असहयोग की बात करते हैं, सवैन्य अवज्ञा की बात करते हैं, पासिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जो हमने स्वदेशी में देखी। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? आ गया? ये आपके दो मेंस के क्वेश्चन बने हैं जो कि पहले यूपीएससी में पूछे गए यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया आपका सत्याग्रह के बारे में। आप देखते हैं जब गांधी जी भारत में आते हैं तो क्या करते हैं? जानते हैं 1915 9 जनवरी बेसिकली प्रवासी दिवस मनाते हैं। गांधी जी भारत आए थे। यहाँ पे इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर 2 साल जो है गांधी जी ने भारत का चक्कर लगाया, भारत भ्रमण में निकले, घूमने निकले। जब आप लोग कभी लवासना पहुंचेंगे मसूरी तो आप लोगों को भी 1 साल दिया जाएगा भारत दर्शन करने का, ठीक है। तो ये भी पहले गए,
क्योंकि ये समझना चाहते थे कि क्या समस्याएं हैं लोगों की, लोगों के बीच में जाना चाहते थे और इन्होंने भारत की स्थिति देखी। ये चलते हुए हमारा समय आता है 1917। अच्छा, उससे पहले आप लोग ये 2-3 चीजें अपने पास लिख लीजिए। पहला लिखिए, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा लिखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसे कहेंगे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट पहली भूख हड़ताल। वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें काफी बार पूछा गया है ये। तीसरा लिखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 पहला असहयोग या नॉन कॉपरेशन, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन। चौथा लिखिए खेड़ा सत्याग्रह पहला असहयोग। चौथा लिखिएगा रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह। पहले आते हैं ठीक है, आपका लिखवाने का काम हो गया। अब मैं बैठ देखो, जो चंपारण सत्याग्रह है हमारा, चंपारण सत्याग्रह को वाटरशेड मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। सत्याग्रह को, इसको चंपारण को बोल सकते हैं। चंपारण को चंपारण को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक जल विभाजन, वाटरशेड मूवमेंट बोला जा सकता है। कैसे, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 1918 में लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चीज को, आप चाहो साथ साथ लिखते रहना। 1918 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और एक जी, तो कांग्रेस के राजकुमार शुक्ला जो है, ये लखनऊ अधिवेशन में जो 1916 में होता है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि आप चंपारण आइए बिहार और यहाँ आके हमारी जो समस्याएं हैं उनको समझिए।
गांधी जी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चंपारण में हो क्या था। चंपारण की प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यही चंपारण से प्लांटर्स जब उठ के चले गए बंगाल में, तो वहां भी फिर नील क्रांति या इंडिगो रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग कि चंपारण में जो किसान थे, लैंडलेस लेबर थे, वहां पे बड़े बड़े प्लांटेशंस मिलके ऑनर्स हुआ करते थे, प्लांटेशंस हुआ करते, प्लांटर्स हुआ करते थे, उनके बड़े बड़े जो हैं प्लांटेशंस हुआ करते थे। तो ये लोग मजदूरों को, किसानों को हमारे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लीज पे, ठेके पे, समझिए ठेके पे जमीन दिया करते थे। और ये जमीन देते हुए इनसे ये कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया करते थे कि जो ये जमीन है, जैसे अगर 20 बीघा जमीन है, 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे पे 20 में से 3 भाग पे आपको नील उगानी पड़ेगी। ठीक, तो अगर 20 भाग जमीन के दिए, उसमें से 3 भाग, प्रति 20 भाग पे 3 भाग में आपको 3/20, ठीक है, आपको क्या उगानी पड़ेगी? नील उगानी पड़ेगी। किसान मजबूरी में इन कॉन्ट्रैक्ट्स, इन एग्रीमेंट्स को मान लेते, इन्हें साइन कर देते। लेकिन नील उगाने के बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो जो ये प्लांटर्स थे, ये अपनी इनकी मर्जी थी कितने को 3 भाग मान रहे हैं 20 में से, कोई इसके ऊपर लीगल कंट्रोल नहीं था। और वो भूमि का जो सबसे उपजाऊ टुकड़ा था, उस पे नील की खेती करने को कहा गया। इसकी वजह से नील की जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं, जमीन बंजर हो जाया करती थी। और कैश क्रॉप्स उगा रहे हो आप, नकदी फसलें उगा रहे हो, खाद्यान्न जो फसल है वो नहीं उगा रहे हो, इस वजह से बार बार जो है जगह पे सूखा भी पड़ रहा, फेमाइन का, अकाल का सामना पड़ रहा था, लोगों को सूखे का सामना करना पड़ रहा था। फिर जो नील खरीदी जाती थी वो बहुत सस्ते दामों पे खरीदी जाती थी, बहुत सस्ते दामों पे खरीदी जाती थी। और अगर कोई किसान ऐसा एग्रीमेंट साइन नहीं करता तो फिर उनके लठैत आते और उनसे जबरदस्ती इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। तो ये पहले चल रहा था बिहार में। इस बीच जर्मन सिंथेटिक डाई, जर्मनी में एक कृत्रिम डाई, या डाई होता है कपड़े रंगने के लिए, डाई होती है, इंक होती है, तो एक आर्टिफिशियल डाई, सिंथेटिक डाई, वो किसी कंपनी ने बनाया। और फिर विदेशों में जो नील था, नील की जो मांग है वो घटनी शुरू हुई, नील की डिमांड कम होनी शुरू हुई। अब जो प्लांटर्स हैं उनको नुकसान होने लगा। अब जब डिमांड कम हो गई तो फिर वो क्या करेंगे करवा नील की खेती। तो उन्होंने ये सोचा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान की हमारी भरपाई हो जाए, इसलिए उन्होंने किसानों से कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपको 3 कठिया, इस व्यवस्था, इस प्रणाली का नाम, जो ये 3/20 जो बीघा जमीन है उस पर नील की खेती करने की जो इनकी प्रणाली थी, जिसके तहत एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, उसे 3 कठिया सिस्टम कहा जाता है। 3 कठिया सिस्टम, कि अगर आप 3 कठिया से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और ज्यादा पैसे देने के बाद ही हम आपके साथ एग्रीमेंट रद्द करें। तो पहले से एक तो उनकी बुरी हालत है, ऊपर से अगर अब उन्हें इस एग्रीमेंट से निकलना है तो उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो फिर भी किसानों ने, वो इतना ज्यादा इससे परेशान थे कि किसानों ने ज्यादा पैसे देकर अपनी जमीन छुड़ाने की कोशिश करी, एग्रीमेंट रद्द करने की कोशिश करनी शुरू की। ठीक है, लेकिन इस बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सिंथेटिक जो डाई थी, लिखते रहिएगा सब लोग साथ में, जो जर्मन सिंथेटिक डाई थी, जर्मन सिंथेटिक डाई की जो मतलब कहते हैं ना कि वो उसकी ज़रूरत, उसकी डाई की, उसकी डिमांड फिर से कम हो जाती है। और जर्मन सिंथेटिक डाई की डिमांड कम हुई, इसका मतलब नील की डिमांड जो है फिर से बढ़ जाती है, ज़रूरत भी थी। अब प्लांटर्स ने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने
जिनके साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी थे और जिनसे भले ही उन्होंने पैसे भी दे दिए थे, उनको फिर लठैतों को भेजा उन लोगों के पास और बोला कि फिर से नील की खेती करो। और जिनके साथ एग्रीमेंट रद्द हो गए थे उनके साथ जोर जबरदस्ती करके वो एग्रीमेंट फिर कराने लगे। यानी इन्होंने पैसे दे भी दिए हैं पर फिर भी इनको जो है मजबूर किया जा रहा है खेती करने के लिए। दूसरा, उसी वक्त जो सरकार है या सूखा पड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती है किसान। इस वजह से किसान परेशान थे और बहुत सीरीज ऑफ रिवॉल्ट चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि गांधी जी के जाने के बाद भी शुरू हुए थे। 1914 में, 1915 में बिहार में जगह जगह पे इसके विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे थे। इन्हीं आंदोलनों के चलते एक किसान राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास पहुंचे। समझ में आया? यहाँ तक जर्मन सिंथेटिक डाई वाला आपकी बुक में जो है डायरेक्टली दे रखा है, जर्मन सिंथेटिक डाई, और वो थोड़ा क्लियर नहीं होता। जर्मन सिंथेटिक डाई आई तो प्लांटर्स जो है उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि और कम से कम उनका नुकसान होता, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे किसानों से निकालने चाहिए। और उसके बाद जब वापस डिमांड बढ़ी तो उन्हीं किसानों से वापस उन्होंने कहा कि अब फसल हो दोबारा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी, 1916 का लखनऊ का सेशन था जब गांधी जी के पास गए थे। अब लीडर्स के इसमें नाम लिख लीजिए। अभी जो आगे जितने भी रिवॉल्ट्स होंगे ना या जितने भी मूवमेंट्स होंगे, ये मूवमेंट हो या कोई भी हुआ, वन डे एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए लीडर्स के नाम जरूरी है, क्योंकि आपका एक पूरा टॉपिक है पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति या व्यक्तित्व, उससे मेंस में भी सवाल आता है, उसमें प्री में भी आता है। और इसी के साथ ये बड़ा ट्रेंड में देखा गया, जो भी वनडे एग्जाम है, चाहे UPRO है, ARO है, टेट का है, कोई भी है, टॉपिक्स में से जैसे चंपारण में से या तो अगर वनडे के हिसाब से देखें तो या तो ये पूछा जाएगा कि ये पहला क्या था, पहला असहयोग आंदोलन था, पहला समन्वय क्या आंदोलन था, या पहला क्या था। तो एक तो ये पूछा जाएगा, दूसरा उससे जुड़े लीडर्स का नाम पूछा जाएगा। क्लियर है? या कौन से सेशन में गांधी जी को बुलाने आए या कौन बुलाने आए, बस ये 3-4 सवाल। और एक 3 खटिया सिस्टम, उसमें क्या 3/20, ये एक आप लोगों से पूछी जा सकती है कि 3 खटिया प्रणाली क्या है। प्रीलिम्स के हिसाब से, UPSC के हिसाब से 3 स्टेटमेंट दी जा सकती है, जिसमें 3 खटिया सिस्टम के बारे में बोला जा सकता है। ये बोला जा सकता है कि वन ऑफ द मेजर कॉज वॉज जर्मन सिंथेटिक डाई, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट्स रद्द होने शुरू हुए थे। ये एक स्टेटमेंट आ सकती है आप लोगों को। ठीक है, लीडर्स लिखिए। गांधी जी आप जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरी पारेख, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा। किसी का भी नाम आप लोगों को इसमें दिया जा सकता है। आजकल ट्रेंड ये हो गया कि जो थोड़े कम पॉपुलर नाम होते हैं वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, शंभू शरण वर्मा। तो गांधी जी चंपारण जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्हें चंपारण में एंटर करने से मना करते हैं, उन्हें रोक लिया जाता है। लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि मैं आपकी ये बात नहीं मानता। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस करने करते हैं, वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं, चंपारण में जाते हैं, ओपनली डिफाई करते हैं जो कानून
पे बहुत उत्साह होता है और ये देख के सरकार जो है उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, इस चीज़ को कैसे डील करें, क्योंकि अभी तक गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है। तब एक कमेटी गठित करी जाती है, कमेटी बनाई जाती है, कॉन्सिक्वेंस जो इसका मैं आपको बता रही हूँ, चंपारण कमेटी नियुक्त करी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्टडी करने के लिए, पता करने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और इस कमेटी में गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया जाता है, कुछ अंग्रेजी अफसर होते हैं, गांधी जी होते हैं, और वो जगह जगह किसानों से जाकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि 3 कटिया सिस्टम जो है इससे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, किस तरीके से फ्रॉड जो है, झूठे उनके साथ एग्रीमेंट करे जा रहे हैं, धोखाधड़ी उनके साथ चल रही है, लठैत जो है प्लांटर्स के वो किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इन सभी एविडेंस के साथ गांधी जी उस कमेटी के सामने पहुंचते हैं और ये कमेटी में ये डिसाइड करा जाता है कि जितना भी जबरन वसूला गया पैसा है उसका 25% कम से कम किसानों को वापस करना है, क्योंकि प्लांटर्स उससे कम में मानने वाले थे, उससे ज़्यादा देने को रेडी नहीं थे। वो लोग, गांधी जी की पहले डिमांड थी कि जितना पूरा अमाउंट है जो जबरदस्ती वसूला गया है, जो धोखाधड़ी से वसूला गया है, वो वापस करा जाए, लेकिन अंत में वो 25% पे मान जाते हैं। और फिर एक चंपारण एग्रेरियन नियम एक्ट, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 पास किया जाता है, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918। इस एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि किसी के साथ भी, किसान के साथ जबरदस्ती और बलपूर्वक इलीगल तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है। अब प्लांटर्स को पता होता है कि बिना लठैत के किसान मानेंगे नहीं, तो धीरे धीरे वो चुपचाप अपना बिजनेस बंद करके चंपारण छोड़ के बंगाल की तरफ चले। चंपारण एग्रेरियन एक्ट तो एक ही है, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 ये पास करा गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो ये अब यहाँ पे आप लोगों को ये सवाल दिमाग में आ सकता है कि गांधी जी 25% पे क्यों मानते हैं जब डिमांड पूरे की थी, बताओ। करेक्ट, यही बात। जो ये 25% पे माने हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गांधी की अच्छी बार्गेन पावर को दिखाता है? कुछ भी नहीं दे रहे थे, तो चाहते तो कुछ भी नहीं देते, बट जितना मिला एक प्रैक्टिकल उनकी पॉलिटिकल अप्रोच को, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल अप्रोच को दर्शा रही है ये चीज़। और ऐसा ही सेम अब हमको अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या अहमदाबाद मिल हड़ताल में देखने को मिलेगा, जो पहली हंगर स्ट्राइक थी। इस हंगर स्ट्राइक में, इस हड़ताल में गांधी जी का साथ दिया था अनुसुईया साराभाई, ये आप नाम लिख लीजिए, अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी का साथ दिया था। ये जो मिल के जो ओनर थे वो गांधी जी के दोस्त थे, उनकी बहन थी, ये मत लिखना, नॉर्मली मैं बता रही हूँ। तो अहमदाबाद में हड़ताल हुई थी। अब देखते हैं अहमदाबाद में क्या हुआ। अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल थी, कॉटन मिल थी, वहाँ के वर्कर और वहाँ की मैनेजमेंट, प्रशासन में आपस में प्रॉब्लम चल रही थी, कितना लड़ाई चल रही थी। असल में आप लोगों को जब हमने टॉपिक करा था तो हमने बात करी थी कि विश्व युद्ध की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अहमदाबाद में जो मजदूर थे उन्हें प्लेग बोनस दिया गया। अब मजदूरों को जो ये प्लेग बोनस दिया जाता था, जब प्लेग वहाँ से खत्म हो जाता है, मजदूर फिर भी चाहते हैं कि उन्हें ये प्लेग बोनस मिले ताकि वो कैसे न कैसे करके महंगाई से बच सके, लेकिन प्लेग बोनस बंद कर दिया था। तो फिर मजदूर डिमांड करते हैं कि अगर आप हमें प्लेग बोनस नहीं दे रहे हो तो 50% हमारी सैलरी बढ़ाओ। लेकिन साफ तौर पे मैनेजमेंट इससे इनकार कर देती है। मिल के जो ऑनर थे, मालिक थे, वो इससे इनकार कर देते हैं और जो वर्कर हैं वो हड़ताल पे बैठते हैं। ठीक है, वो 50% हाइक
चाह रहे हैं सैलरी में उनको मिले, लेकिन मिल ऑनर मना कर देते हैं। तो जब वो हड़ताल पर बैठते हैं ये सोच के कि भाई अब तो इन्हें हमें वापस लेना ही पड़ेगा, तब पता चलता है कि जो मालिक हैं वो बॉम्बे से नए मजदूर बुलाते हैं। तो मजदूर पहुंचते हैं अनुसुईया जी के पास, और अनुसुईया जी पहुंचती है गांधी जी के पास। तो गांधी जी जो है वो यहाँ पे वर्करों का साथ देते हैं, उनका समर्थन करते हैं और खुद भी उनके साथ भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। अब मिल ऑनर्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उन्हें कमेटी का गठन करना पड़ता है, जिसमें गांधी जी, मिल ऑनर्स और मजदूर होते हैं। 50% पे नहीं, पहले बोलते हैं कि हम तो सिर्फ 20% बढ़ाएंगे, बट जैसे तैसे गांधी जी 35% सैलरी हाइक पे उनकी आपस में सुलह करते हैं। क्लियर है? 35% है। ये पूछी गई चीजें हैं एग्जाम में, ये एग्जैक्ट पूछी गई स्टेटमेंट्स, ठीक है? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक। एक ट्रिब्यूनल बेसिकली बनाएंगे, ट्रिब्यूनल बनाएंगे। लिख लिया है सबने? सबने लिख लिया है? इसमें अब जो आगे गांधी जी वाला टाइम पीरियड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत अपने पास लिख के रखें, छोड़ना। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह 1918, जिसे पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918, पहला असहयोग। खेड़ा गुजरात में एक जगह है। 1918 में खेड़ा में फसल बर्बाद हो जाती है, क्रॉप फेलियर, फसल बर्बाद हो जाती है। और उस वक्त जो वहाँ पे रेवेन्यू कोड, राजस्व अधिनियम लगा हुआ था, उस राजस्व अधिनियम के तहत अगर फसल का 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट ऑफ क्रॉप अगर खराब हो जाता है, फसल का 1/4 हिस्सा खराब हो जाता है, तो ऐसे में जो किसान हैं उन पे उस साल के लिए लगान नहीं लगाई जाती, उनको रिमिशन दे दिया जाता, उस साल के लिए लगान नहीं लगाई। जो गुजरात की एक गुजरात सभा जिसमें सभी पीजेंट्स होते हैं, वो उस साल क्योंकि फसल खराब हुई थी तो वो बड़ी से बड़ी अथॉरिटी के पास जाके वो पिटीशन फाइल करते हैं, याचिका डालते हैं गुजरात सभा, और बोला जाता है कि आप कृपया करके 1919 का जो रेवेन्यू असेसमेंट है, यानी जो लगान है, उसको सस्पेंड कर दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। लेकिन सरकार नहीं मानती, वो बोलती है कि भाई हम 1919 का रेवेन्यू असेसमेंट भी करेंगे और अब हम कर की दर को भी बढ़ाएंगे। तो ये आपका खेड़ा सत्याग्रह था। अब इस वजह से किसान पहुंचते हैं गांधी जी के पास। गांधी जी इस आंदोलन के नॉर्मली स्पिरिचुअल लीडर, वो केवल इस आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु थे, खेड़ा सत्याग्रह। जो रियल लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन इसके पास। गांधी जी इसके आध्यात्मिक गुरु या स्पिरिचुअल लीडर थे। जो रियल लीडर थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ उनका नाम भी लिख लीजिए साइड में, नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास। गांधी जी ने असहयोग करने की बात की। गांधी जी ने बोला कि आप टैक्स मत दीजिए, टैक्स मत पे कीजिए, कर मत दीजिए, ठीक है? और पटेल ने एक कर क्रांति वो ऑर्गेनाइज की, टैक्स रिवॉल्ट ऑर्गेनाइज की। सरकार ने भी जिन किसानों ने कर नहीं दिया उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, लेकिन किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई और पूरी तरीके से लीडर्स ने इस आंदोलन को अहिंसक रखा। उनकी प्रॉपर्टियों को उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उनके घरों से बेघर होना पड़ा।
लेकिन जब उन्हें घरों से बेघर करा गया तो आसपास के लोगों ने, रिलेटिव्स ने और गुजराती कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने उनकी सहायता करी। अंत में खेड़ा में जिस तरीके से किसान एकजुट हो रहे थे, पिटिशंस फाइल कर रहे थे, फाइनली गवर्नमेंट जो है उसे झुकना पड़ता है और गवर्नमेंट एग्री हो जाती है कि 1919 का जो रेवेन्यू असेसमेंट है, जो लगान है, वो सस्पेंड करी जाएगी और आगे भी जो टैक्स रेट है वो डिक्रीज कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। क्लियर है? तीनों समझ में आए? किसी को कोई डाउट है इसमें? लीडर्स के नाम और जो ये मैंने आपको लिखवाया है, पहला असहयोग, पहला सिविल डिsobedience, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और जो माना भी है डिमांड, जैसे वहाँ 35% की मानी है, उससे पहले आपका चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918, ये आपके स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें केवल आध्यात्मिक गुरु थे गांधी जी, उनकी इतनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह। आप लोग जानते हैं रॉलेट सत्याग्रह क्या है? आज दोबारा रॉलेट एक्ट क्या है वो दोबारा में डिस्कस हुआ है। देखो, जो रॉलेट सत्याग्रह है बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो बिल गए, एक रॉलेट एक्ट और एक दूसरा बिल था, दूसरे को हम नहीं देखते हैं, रॉलेट एक्ट की हम बात करते हैं। इस बिल में जो भी चीजें कही गई, ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्टेड इंडियन पॉलिटिकल मेंबर्स थे, जितने भी निर्वाचित भारतीय सदस्य थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, सेंटर में है ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर थे, उन्होंने इसका विरोध किया। रॉलेट एक्ट का पुरजोर इन्होंने विरोध किया था और इनमें से कुछ ने, आप लोग नाम लिख लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक, मजहरुल हक, इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। दे हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, लेकिन सेंटर में क्या था? ऑफिशियल मेजॉरिटी थी सेंटर में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोविंसेस में थी, सेंटर में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। बायकैमरलिज्म तो था लेकिन सेंटर में भी अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। तो इनका बहुत प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी, और ये माइनॉरिटी में है, तो बहुत इजीली इनको टैकल कर लिया गया, बहुत इजीली जो है ये एक्ट पास कर दिया गया, जिसके विरोध में इन तीनों ने इस्तीफा दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीन लोगों ने इस्तीफा दिया, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहरुल हक और मदन मोहन मालवीय। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ भारत में मास प्रोटेस्ट का ऐलान किया, ठीक है, मास प्रोटेस्ट यानी कि जन विरोध पूरी तरीके से रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। लेकिन पहले जो विरोध है वो संवैधानिक तरीकों से करा गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट करी गई लेकिन पूरी तरह दबा दी। तब गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया और इन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल करेंगे, फास्ट करेंगे और सविनय अवज्ञा करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, फास्टिंग करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे स्पेसिफिक लॉज के अगेंस्ट। और इन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम सत्याग्रह आंदोलन जो है इसकी शुरुआत करते हैं। सत्याग्रह आंदोलन की जो तारीख रखी गई थी वो रखी गई थी 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 में सत्याग्रह
सत्याग्रह आंदोलन। इसे अगर पूछा जाए कि भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन आपका रॉलेट सत्याग्रह जिसका नाम है ना, सत्याग्रह आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। पहली बार रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। 6 अप्रैल 1919 इसकी तिथि निर्धारित करी गई थी, लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही बॉम्बे, कलकत्ता और पंजाब में बहुत भयंकर दंगे हुए, बहुत ही ज्यादा हिंसक दंगे हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो प्रकाष्ठा है, जो पीक है, वो हमें पंजाब में देखने को मिलता है। जो हिंसा करी गई और उस हिंसा को जिस तरीके से सप्रेस कर दिया गया, जिस क्रूरता से उस हिंसा को दबाया गया, वो हमें पंजाब में देखने को मिलता है, जिसे हम सब लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। देखो, आप लोगों ने अब तक सब लोगों को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, सबको पता है। पर जलियांवाला बाग की जो घटना है ना, इसका इतिहास में अपने आप बहुत बड़ा रोल है। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक टर्निंग पॉइंट था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कैसे, वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी उसको। आप जानते हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि बॉम्बे, कलकत्ता और पंजाब, यहाँ पे हिंसक विरोध हो रहे थे सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और इन हिंसक विरोधों के चलते पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ। पंजाब के इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे माइकल और डायर, और उन्होंने पंजाब में मार्शल कानून लगाया हुआ। तो कहीं पर भी मतलब जनरली जिस वक्त पंजाब में कुछ हिंसक घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से दुकानें बंद करी जाती है, अरेस्ट होती है, और फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो जब जलियांवाला बाग की घटना होती है 13 अप्रैल 1919, बैसाखी वाले, उससे पहले माहौल लगभग पंजाब में जो है शांत हो चुका था। इतनी कोई इशू नहीं थी। ज़्यादातर लोग दुकानें बंद कर रखे थे, बाजार बंद कर रखे थे। 9 अप्रैल 1919 को जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये एक प्रोटेस्ट मीटिंग को, एक विरोध सभा को एड्रेस कर रहे थे, और इसको एड्रेस करने की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लोग थोड़े से और उग्र हो जाते हैं, संभाल लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी माहौल थोड़ा उग्र चल रहा है। तो जनरल माइकल और डायर जो है वो मार्शल लॉ पास करते हैं, बोलते हैं कि ना ही तो कहीं पे मीटिंग होगी, ना ही कोई स्पीच दे सकता, ना ही कोई विरोध कर सकता। अब जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा करता था, और वहाँ पे लोग मेले में, ज़्यादातर लोग जो है मेले में शरीक होने वाले, लेकिन जो जलियांवाला बाग के आसपास की जो अमृतसर की लोकल जो वहाँ पे लीडर्स थे, उन्होंने जलियांवाला बाग को कोई थोड़ी बहुत साइड में प्रोटेस्ट या विरोध सभा करने का वेन्यू भी चुना कि 1-2 मीटिंग हम वहाँ पे करके और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के लिए हम लोगों से बात करें। पर ये बात तय है कि ज़्यादातर लोग जो हैं बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में गए। ज़्यादातर लोग थे गांव देहात से आए थे, उन्हें नहीं पता था कि हम मेले में नहीं जा सकते। जलियांवाला बाग लोग वहाँ आते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोग उनमें होते हैं। तब ब्रिगेडियर जनरल डायर, माइकल ओ डायर अलग है, ये ब्रिगेडियर जनरल डायर अमृतसर में का उनको चार्ज दिया जाता है। वो जाके बिना कोई वार्निंग दिए इकलौती जो एंट्रेंस होती है उस एंट्रेंस को बंद करके, और बिल्कुल कहते हैं ना जिसको कि अनआर्म्ड, बिना हथियार वाली और एक शांतिपूर्ण जो लोगों का एक झुंड, जिसको वो बोलते हैं कि एक मीटिंग चल रही थी, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि मीटिंग चल रही थी। और मीटिंग चलना जो है वो उस वक्त मार्शल लॉ लगाए, लोग इतने इकट्ठे हो ही नहीं सकते। वो लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, अंधाधुंध लोगों पे गोलियां चलाई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कितने लोग मरे उसकी काउंटिंग में तो डिफरेंस है, लेकिन 1650 गोली कुल लोगों के ऊपर चलाई जाती, और लोगों के पास कोई हथियार नहीं होते, निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। करीबन 15 मिनट तक लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं।
और उसके बाद जनरल डायर वहां से चले जाते हैं और जो घायल होते हैं उनको उनके लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया। इस जो ये दुर्घटना, जो ये नरसंहार जलियांवाला बाग में हुआ, इसकी वजह से पंजाब में बहुत भयंकर दंगे भड़क गए, बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ और कहा जाता है कि उन हिंसक दंगों को रोकने के लिए एयरक्राफ्ट का यूज किया गया, ऐसा कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। जलियांवाला बाग के बाद जो दंगे होते हैं उन्हें रोकने के लिए हवाई जहाज से लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। ये जलियांवाला बाग समझ में आया। अब ये कैसे हिस्टोरिकल है, आप इसको समझें। जलियांवाला बाग की जो ये घटना होती है, ये घटना कहते हैं ना, पूरा का पूरा ब्रिटिश अंग्रेजों ने जो किया वो एक तरफ और जलियांवाला कांड एक तरफ, इसकी वजह से पूरा देश सकते में आ सन्न हो जाए। एक्चुअली जलियांवाला बाग घटना से पहले जब पंजाब में कुछ दंगे चल रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि 5 ईसाई जो ये मिशनरीज थे उनको मारा गया था। एक कोई महिला क्रिश्चियन लेडी थी, वो साइकिल से जा रही थी, उसको पत्थर से पीटा गया था, कुछ ऐसी चीजें हुई। तो अमृतसर में जिस जगह पे उन ईसाइयों को मारा गया था, लोगों को कहा गया था कि अपने पीठ के बल रगड़ के वो उस जगह पे चले, रेंगने को उन्हें कहा गया था। बहुत बहुत बुरी टिप्पणी हो रही थी माइकल डायर द्वारा की गई थी वहाँ पे, क्योंकि माइकल डायर को चार्ज किया गया था। इन सब ने पूरे देश को सकते में डाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड, अपनी सर की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद त्याग, केसरे हिंद की अवकाधी त्याग दी। लिखते रहिएगा ये आए हैं एग्जाम। आप इतने रिलैक्स कैसे हो जाते हो काम करते करते। नाइटहुड अपनी उन्होंने छोड़ दी, सर की उपाधि त्याग दी और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जो है वो त्याग दी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय को एक लेटर लिखा और कहा कि आप लोगों से मिली हुई जो उपाधियां हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऊपर ही एक शर्म की बात है कि आप हमें सम्मानित करें। इस कमेटी की और तो और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे इंग्लैंड में, मॉन्टेग, उन्होंने इस घटना को भयानक कहा। विंस्टन चर्चिल, जिनको कोई इंडियन से कुछ खासा लगाव नहीं था, उन्होंने इसकी जो है कहीं ना कहीं आलोचना की और तब एक कमेटी बिठाई गई जिसे बोलते हैं हंटर कमेटी। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग के बारे में जांच करने के लिए हंटर कमेटी बिठाई गई 14 अक्टूबर 1919 को, और इस कमेटी का नाम था बेसिकली डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी में 3 भारतीय भी शामिल थे। अब उनके नाम लिख लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। हंटर कमेटी में 3 भारतीय शामिल थे, 3 इंडियन शामिल थे, उनका नाम लिख लीजिए। एक तो है चिमनलाल हीरालाल, चिमनलाल हीरालाल, जगत नारायण, जगत नारायण। तीसरा है सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद। सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद। ये कमेटी दिल्ली, लाहौर, बॉम्बे इन जगहों पे मीटिंग करती है। जलियांवाला बाग, वहाँ पे क्या क्या हुआ, हर एक चीज़ की जांच करने की कोशिश करती है और जांच करने के बाद एक मत से यूनानिमसली
यूनानिमसली डायर को बोलती है कि जो किया डायर ने वो गलत किया, मतलब डायर के अगेंस्ट वोट कर। लेकिन ना तो वो उसे सजा दिला सकती थी डायर को, ना ही कुछ और कर सकती, क्योंकि इससे पहले डायर के अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग करी है। और इस कमेटी के सामने बड़ी कुछ ऐसी बातें जो हैं वो आती हैं। जब डायर से पूछा जाता है कि क्या आपने वहाँ पे गोलियां चलवाई थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने चलवाई। लोगों को पता होना चाहिए था कि वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ था। और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा तो करा, तो उन्होंने कहा ये मेरी ड्यूटी थी, मुझे शांति बनाए रखनी। और जब उनसे कहा कि जब गोली चली उसके बाद घायलों के लिए आपने कुछ करा, आपने बयां ऐसे ही छोड़ा है, तो उन्होंने कहा इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द वुंडेड पीपल। ये मेरा काम नहीं था कि मैं घायलों को संभालूं। मतलब दैट पर्सन, उसे कोई भी उनको मतलब शर्म नहीं थी जो भी उन्होंने करा था ब्रिगेडियर। इसीलिए ब्रिटिश जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर थे उस टाइम, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा कि आदमी जो है ये बहुत खतरनाक है और इसे सर्विस में नहीं होना चाहिए। तो ब्रिगेडियर डायर को वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता है भारत से। लेकिन यहाँ एक चीज और आपको देखनी कि जो हाउस ऑफ चेंबर्स था वो कहीं ना कहीं जनरल डायर की तारीफ करता है। वहाँ की जो मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट नहीं, एक सेकंड, मॉर्निंग पोस्ट, सॉरी नॉट वॉशिंगटन पोस्ट, मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार जो है वो जनरल डायर के लिए 26,000 से 30,000 का पाउंड वो उनके लिए कलेक्ट करता है। ब्रिटिश किंग या ब्रिटिश लायन कहा जाता है, ब्रिटिश शेर कहा जाता है जनरल डायर। तो हंटर कमेटी और उसके बाद जो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स था, अपने आप में इंडियंस के ऊपर एक तरीके का स्लैप, एक तमाचा था। उन्हें शेर कहा जाता है। और यहाँ एक सबसे जो खतरनाक चीज होती है, अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल हरविंदर साहिब, वहाँ के जो तख्त प्रधान थे वहाँ के आपके अरुण सिंह, वो जनरल डायर की तारीफ करते हैं और उन्हें सिख की उपाधि दी। ये भी हुआ। आपका मॉर्निंग पोस्ट 26,000 रुपए, 20,000 रुपए नहीं सॉरी पाउंड उनके लिए करते हैं। डायर को वापस बुला लिया जाता है हाफ पेमेंट पे, वो बैठ जाते हैं इंग्लैंड में, उन्हें बढ़िया पेंशन मिलती है, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? और ये वाली बात जो है सिख की उपाधि किसे दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है? कोई ऐसी वो नहीं। हाँ, सिख, जनरल डायर को सिख बोला उन्होंने कि यही सच्चे सिख है, सच्चा शेर। क्या बताएं? और तब अब समझिए कि जलियांवाला बाग का इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री में क्या है। अब अगर इसका इम्पैक्ट देखना है तो जलियांवाला बाग की ऐसी घटना थी जिसने हमेशा के लिए इंडियंस को अंग्रेजों से दूर कर दिया। मतलब जिसके मन में थोड़ी बहुत जो मतलब नेशनलिस्ट लीडर थे, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे जिसका थोड़ा बहुत भी विश्वास था ना, वो भी खत्म हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। गांधी जी उन्होंने साफ साफ बोला कि ऐसे शैतानी शासन का सहयोग करना अपने आप में पाप है। पूरी तरीके से नेशनलिस्ट लीडर जो है उन्होंने सहयोग बंद कर दिया। भगत सिंह उस वक्त 11 साल के थे और जब असहयोग आंदोलन के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद आपका क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होती, तब जलियांवाला बाग अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मन में क्रांति करने का एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक स्रोत है। इसने पंजाब की राजनीति को सता के लिए कर दिया। उधम सिंह आए, कुछ टाइम बाद आए, पर उन्होंने माइकल और डायर को मारा, ठीक है? ब्रिगेडियर जनरल डायर को नहीं मारा था, उन्होंने माइकल और डायर को मारा। और इसके अलावा
बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, मेंस में आता है ये। इतनी क्या जल्दी रहती है आप लोगों को? तो ये लिख दिया आपने, पंजाब की पॉलिटिक्स का, पंजाब की राजनीति का सदा के लिए रुख बदल के रखा। दूसरा, गांधी जी और बाकी के जितने भी लीडर्स या इंडिया को पूरे तरीके से अंग्रेजों से अलग करने या एलियन एक तरीके से करने का काम जलियांवाला बाग मूवमेंट मसाकार इसने करा। एक हिस्टोरियन हुए हैं आपके एपीजे टेलर, उन्होंने ये बोला था कि ये एक निर्णायक घटना थी, ये एक निर्णायक घटना थी जिसने भारतीयों को अंग्रेजों से सदा के लिए अलग कर दिया, सदा के लिए अलग कर दिया। और क्योंकि अब गांधी जी ने उन्हें भी मान लिया था कि भाई अंग्रेजों से बड़े शैतान कोई नहीं है, तो इसने अब भारत की स्वतंत्रता का जो रोड है, रास्ता है, उसको और मजबूती प्रदान की। और आप जानते हैं इसी मजबूती के साथ आगे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन उसकी शुरुआत। क्लियर है? चलिए